जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th से बीएससी फिजिक्स के 13th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के आज हम लोग इंटरेस्ट क्वेश्चंस को देखेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले पेज नंबर 224 यानी 224 के क्वेश्चन को देखेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ पर केवल वन क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान पूर्वक समझें। कहा गया है, व्हाई डज ए कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। यानी किसी बार मैग्नेट के नज़दीक जब किसी कंपास निडल को ले जाते हैं, सपोज कीजिए ये बार मैग्नेट है और ये कंपास निडल है, तो जब बार मैग्नेट के पास हम किसी कंपास निडल को ले जाते हैं तो ये कंपास निडल क्यों डिफ्लेक्ट होने लगता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि बार मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट में आपको मालूम है कि नॉर्थ और साउथ पोल होता है और ये जो कंपास निडल होता है, ये कंपास निडल ऑलरेडी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अगर ये जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में अगर नॉर्थ और साउथ पोल है और अगर कंपास निडल है तो कंपास निडल में भी देखें, अगर ये कंपास निडल है तो कंपास निडल में भी साउथ और नॉर्थ पोल होगा, साउथ और नॉर्थ पोल होगा। अब आपको मालूम है कि जब सेम पोल नज़दीक आते हैं एक दूसरे से तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अगर अपोजिट पोल आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके ही वजह से ये बार मैग्नेट तो मैग्नेट ही है, जो कंपास निडल होता है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और अपोजिट जो पोल होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी वजह से यही रीजन होता है कि कोई भी बार मैग्नेट के नज़दीक जब हम लोग कंपास निडल को ले जाते हैं तो कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इस पेज पर केवल एक ही क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट पेज जो होगा ये हम लोगों का 229 होगा। देखिए 229 पर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 229 नहीं बल्कि 228 है। 228 पर भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको पहले देख ले तो 229 पर हम आएंगे। 228 पर दिया है, ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। अगर कोई बार मैग्नेट हो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कीजिए। तो देखें, जैसा कि आप जानते हैं, देखें अगर ये बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और फिर ये साइक्लिक कर्व बनाते हुए साउथ पोल में एंटर करती हैं और फिर इसके अंदर से आकर के नॉर्थ पोल पर पहुंचती जाएं। इस प्रकार ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्लोज्ड कर्व जनरेट करती हैं। तो देखें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहां शो करना है। तो नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, साउथ पोल में एंट्री कर रही हैं और फिर यहाँ से इसके अंदर चली जाती हैं। फिर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर ये तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसके बाद यहाँ देखें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है,
फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और फिर यहाँ से आकर के ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ऐसे यहाँ आकर के निकलती हैं, और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इस बात को हमें ध्यान देना होगा। अब इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इधर से आती हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको शो करना था, तो आपसे यही कहा जा रहा था ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। तो ये जो फिगर है, इस फिगर में आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट आपने देखा। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। हालांकि जब थियरी हम आपको बता रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हम आपको बताए थे, लेकिन फिलहाल हम आपको फिर प्रॉपर्टीज बता दे रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है, जैसा कि अभी हमने बताया, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं और ये साइक्लिक कर्व से होते हुए फिर साउथ पोल में एंट्री करती हैं, और फिर मैग्नेट के अंदर से होकर के ये नॉर्थ पोल पे आ जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये क्लोज्ड कर्व जनरेट करती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गई, या फर्स्ट लिस्ट आपने देखा। अब इसके बाद सेकंड हम देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई है तो और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, और एक मैग्नेट के द्वारा केवल एक ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, टेंजेंट लाइन अगर हम ड्रा करें, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर इस पर हम टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो टेंजेंट लाइन मैग्नेटिक फील्ड, आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अब देखें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट लाइन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और अगर ये जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है, अगर इस पर हम टेंजेंट ड्रा करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब जरा देखना हम लोगों को ये है कि मैग्नेट एक है, तो एक मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होगा, और अगर एक ही होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार ये रीजन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी थे। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। तो देखें, ये जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट यानी मैग्नेट के नियर जो पॉइंट होते हैं, मैग्नेट के नियर पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे के पास होती हैं, नियरेस्ट पॉइंट पे होती हैं। और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो काफी पावरफुल होता है। और
मैग्नेट से फार पॉइंट पे, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वीक होता है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी रही। अब इसके बाद अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे आवे हैं तो फोर्थ प्रॉपर्टी देखें, जिस स्थान पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सेम होता है या इक्वल होता है। हर जगह हर प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है। तो ये जो है 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, देखा जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि व्हाई डू नॉट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं? तो इसका रीजन अभी हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस केवल एक मैग्नेट के द्वारा जनरेट होती हैं और एक मैग्नेट के द्वारा केवल एक ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब मैग्नेट एक है तो एक मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका डायरेक्शन तो डिफरेंट होगा नहीं, डायरेक्शन सेम होगा। और जब डायरेक्शन सेम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, और पेज है 229 है। देखते हैं इसको, 229 पेज को। तो 229 आप सब लोग बुक खोल करके और क्वेश्चंस को देखते रहें, हम आपको समझाते चल रहे हैं क्योंकि ये इंटरेस्ट क्वेश्चंस हैं। चल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर लेइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। ये मान करके चलिए कि कोई टेबल है और टेबल के प्लेन पर ये सर्कुलर लूप, वायर से बना हुआ कोई सर्कुलर लूप रखा गया है टेबल के प्लेन पर। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। और यह मान लीजिए कि उस लूप के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है, अप्लाई द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हमने आपको बताया था कि अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। एक चीज हम आपको बता दें कि किसी टेबल को अगर हम प्लेन मान करके चल रहे हैं और उसके ऊपर कोई सर्कुलर वायर का कोई सर्कुलर लूप रखा गया है और उसके अंदर उसमें जो है करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर राइट हैंड रूल अगर हम अप्लाई करें तो इन साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ड्यू टू राइट हैंड रूल। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, बुक खोल करके आप सभी लोग देखते रहें और समझें। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड किसी दिए गए रीजन में यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मीन्स एक समान है। ड्रॉ ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाले डायग्राम को रिप्रेजेंट कीजिए या डायग्राम को यहां ड्रा कीजिए। तो हमने आपको बताया था
कि जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप दिखा देंगे, देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, फिर ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, फिर तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, फिर चौथी पांचवी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहां आप लिख सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, या कभी कभी तो इसको बना करके, इसको ड्रा करके आपसे पूछ दिया जाता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बता देंगे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं और देखें आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है उसका हम लोगों को चूज करना है। क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। अगर कोई स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट हो तो हम आपको बता दें कि सोलेनॉइड के जो इंटीरियर एरिया होता है, इंटीरियर एरिया के जितने भी पॉइंट होते हैं सभी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है। तो देखा जाए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहले ये देखा जाए। क्वेश्चन था द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। फर्स्ट में दिया है इज 0, 0 नहीं होता है, अभी हमने आपको बताया। बी में दिया है डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट एंड, ये भी नहीं होगा। इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, ये भी नहीं होगा। इज द सेम एट द ऑल पॉइंट, हमने आपको बताया कि सोलेनॉइड स्ट्रेट सोलेनॉइड करंट कैरिंग के भीतर जो होता है हर जगह ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सेम होता है। तो इसलिए इसका जो डी पॉइंट होगा, जो डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद ये पेज नंबर 229 के क्वेश्चन रहे। सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया इसने? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं पेज नंबर 231 पर। 231 पर भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सबको हमें देखना है और तैयार करना है। पेज 231 के क्वेश्चन है। देखिए पेज 231 पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन आपको मालूम है कि एटम के न्यूक्लियस पर होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होने के ही वजह से न्यूक्लियस के ऊपर जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल टू मूव फ्रीली in a magnetic field there may be more than one correct answer। क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई प्रोटॉन मूव कर रहा हो तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। तो एक चीज हम आपको बता दें कि जब प्रोटॉन मूव करता है तो देखिए प्रोटॉन का मास तो कभी चेंज होगा नहीं, और जब मास नहीं चेंज होगा तो हम आपको ये बता दें कि उसकी वेलोसिटी जो होती है वेलोसिटी चेंज होती है, और अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम होता है। और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि देयर में बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, यानी एक से अधिक आंसर भी आपके सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर सी और डी दोनों ऑप्शन जो है आपके राइट ऑप्शन है कि
प्रोटॉन जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों चेंज होता है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। अब देखिए इन एक्टिविटी 13.7, आप 13.7 पे आ जाइए। देखिए 13.7 एक्टिविटी क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बता रहे हैं। पेज को आप टर्न करके देख लीजिए। इन एक्टिविटी 13.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड AB, रॉड AB का जो डिस्प्लेसमेंट होता है विल बी अफेक्टेड, रॉड AB का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसे इफेक्ट होता है, कैसे प्रभावित होता है। करंट इन ए रॉड AB इज इंक्रीज्ड। एक चीज हम आपको बता दें कि जैसे जैसे रॉड के अंदर जैसे जैसे करंट का पावर चेंज होता है, यानी जैसे जैसे करंट का स्ट्रेंथ चेंज होता है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो पावरफुल होता जाता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल होता है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जब रॉड AB के अंदर करंट इंक्रीज किया जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का पावर भी इंक्रीज होगा। तो अब फर्स्ट का जो आंसर आप देंगे वो ये देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। अब सेकंड में आ जाइए, क्या कहा जा रहा है, ए स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज्ड। अगर आप स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट यूज करेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। अब थर्ड केस में देखते हैं। थर्ड केस में लेंथ ऑफ द रॉड AB इज इंक्रीज। देखें जब लेंथ कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया कम होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का एरिया कम होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। और जब लेंथ ज़्यादा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया होता है, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया ज़्यादा होता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड का एरिया ज़्यादा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये पावरफुल होता है, यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये इंक्रीज होगा। तो इसको आप माइंड में रखे रहे कि तीनों जो सिचुएशन दिया है, तीनों सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड AB इज इंक्रीजेज। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। देखिए अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, और हीलियम का जो सिंबल होता है वो 2He4 होता है। हीलियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल होता है। ये आप माइंड में रखे रहिएगा। तो ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट is deflected towards north by the magnetic field. The direction of magnetic field, देखिए पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा, और ये कहा जा रहा है कि यहां पर क्या किया जा रहा है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, देखिए इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड, ये अपवर्ड डायरेक्शन होता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो डी पार्ट होगा, ये डी पार्ट आपका सही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन होगा। अब हम आते हैं पेज 233 पर, देखते हैं पेज नंबर 233 पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें
स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल को आपको बताया गया है कि ये थंब है, ये नाम बोलिए, इस फिंगर का नाम बोलिए, फोर फिंगर, और ये जो है मीडियन है। तो होता ये है कि इसमें अगर लेफ्ट हैंड की ये जो तीनों फिंगर्स हैं, इन तीनों फिंगर को इस प्रकार स्प्रेड किया जाए कि ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करें, तो इसमें होता ये है कि ये जो मिडिल फिंगर होती है, ये मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और फोर फिंगर जो होती है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और थंब जो होता है ये मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर का, आप इलेक्ट्रिक मोटर आपके सिलेबस में हो न हो, इसको आप जाने रहिए, जाने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर वर्क तब करता है जब उसके अंदर करंट फ्लो होती है, और जब करंट फ्लो होती है तो वहां पर एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण कपुल उत्पन्न हो जाता है, और कपुल के वजह से उसकी जो पुली होती है वो अपने एक्सिस के अराउंड जो होता है वो रोटेट करने लगता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। अब इसके बाद आगे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या रोल होता है। तो स्प्लिट रिंग जो होता है वो कम्यूटेटर की तरह बिहेव करता है, यानी वो इलेक्ट्रिक हाफ रोटेशन के बाद इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेज 236 पर क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर 236, और देखें 236 पर वन क्वेश्चन दिया है, और ये जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल। किसी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट जनरेट करने के डिफरेंट वेज क्या हैं ये बताइए। तो देखिए अगर हम ये मान लें कि ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, तो पहला मेथड ये होता है कि अगर ये जो मैग्नेट, अगर ये कॉइल है, कॉइल को अगर स्टेबल कर दें, और ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट अगर मूव करे तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है। और अगर ये जो मैग्नेट है अगर ये स्टेबल है और अगर कॉइल मूव करे तो भी इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है। अगर दोनों मूव कर रहे हों और डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो सेम डायरेक्शन में, तो भी इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों किसी भी वेलोसिटी से, तो भी इंड्यूस्ड करंट जो होता है ये जनरेट हो जाता है। तो दिस आर द वेज टू इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल। अब इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 237 पर और देखते हैं पेज नंबर 237 पर क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा जा रहा है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल ये है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को बहुत तेजी से घुमाया जाता है, मूव किया जाता है, तो यहाँ पर एक प्रकार का
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो जाती है और इंड्यूस्ड करंट जो होती है वो जनरेटर के द्वारा जनरेट हो जाती है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। अब इसके बाद देखें, सेकंड क्वेश्चन कहा जा रहा है नेम सम सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जिसको हम लोग डीसी कहा करते हैं, तो डीसी कहां कहां से जनरेट हो सकता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सेल होता है ड्राई सेल, जिसका यूज हम जो है वॉच में भी करते हैं, टॉर्च में भी करते हैं। तो इससे भी डीसी उत्पन्न होती है, डायरेक्ट करंट उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ बैटरी होती है, बैटरी से भी डीसी उत्पन्न होती है, जनरेट होती है। और फिर अगर हम डीसी जनरेटर देखें तो डीसी जनरेटर के द्वारा भी डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट जो होती है वो जनरेट होती है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नेम सम सोर्सेस ऑफ व्हिच सोर्सेस प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट कहां से जनरेट होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने के लिए एक तो बैटरी से रिलेटेड इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के द्वारा जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। और दूसरा, अगर एसी जनरेटर है, अगर इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, तो उसके द्वारा भी अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो जनरेट होती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां करेक्ट ऑप्शन जो है आपको चूज करना है और देखना क्या है क्वेश्चन। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉपर वायर जो है वो रोटेट कर रही है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंज वंस इन इच। तो कहा जा रहा है कि कॉपर वायर से बनी हुई कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव की जा रही है, रोटेट हो रही है। तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा चेंज वंस इन ईच, तो ये हाफ रोटेशन के बाद इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। इसको आप याद रखे रहिएगा। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा। हाफ रिवोल्यूशन दिया हुआ है, तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद जो है डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब देखते हैं 238 पर कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लीजिए। ये आपके सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन जानना जरूरी है आपके लिए। तो देखें क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2 सेफ्टी मेजर्स, यानी आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिक सर्किट से हमारे जो अप्लायंस हैं वो कैसे सेफ रहेंगे, उसके कुछ आप मेजर यानी कुछ तरीके बताइए। तो देखिए फर्स्ट मेजर ये हो सकता है कि जो सेपरेट अप्लायंस हैं, सेपरेट अप्लायंस के लिए सेपरेट कनेक्शन लिया जाए। अगर कहीं बल्ब लगा है तो बल्ब के लिए सेपरेट कनेक्शन हो, फैन लगा है तो फैन के लिए सेपरेट कनेक्शन हो, और अगर हीटर है तो हीटर के लिए सेपरेट कनेक्शन हो, फ्रिज के लिए सेपरेट कनेक्शन हो, सबके लिए सेपरेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर एक में कनेक्शन होगा तो इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि कोई ऐसा ऑपरेटर्स है जिसको वर्क करने के लिए, जिसके फंक्शनिंग में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनके लिए कम इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत होती है। और सबको अगर एक साथ हम कनेक्ट कर देंगे तो किसी के लिए वो पावर अधिक होगा, किसी के लिए वो पावर कम होगा, तो कोई अप्लायंस जो होता है वो आपका बेकार हो सकता है, डैमेज हो सकता है। अच्छा, अब इसके साथ साथ
ये न्यूट्रल वायर्स जो होता है, या कह लीजिए न्यूट्रल वायर ना कहें, हम अर्थिंग वायर कहें, ये अर्थिंग वायर भी जरूरी होता है। ये अर्थिंग वायर क्या करता है कि कभी कभार जब हाई वोल्टेज आता है तो ये हाई वोल्टेज को अपने पास खींच लेता है, और अपने पास खींच करके जो होम अप्लायंस होते हैं उनको डैमेज होने से बचाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक न्यूमेरिकली क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसका पावर दिया हुआ है 2 किलोवाट। देखिए पावर P दिया हुआ है 2 किलोवाट, तो इसको वाट में जनरेट कर दीजिए, वाट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है। तो अगर 1000 से यहां हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000 वाट। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें 2 किलोवाट का जो ओवन है वो यूज किया जा रहा है, और जिसका वोल्टेज आपको दिया हुआ है, ये वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। दैट हैज ए करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। यहां पर 5 एम्पियर का जो करंट है वो रेटिंग किया गया है, रेटेड किया गया है। यानी 5 एम्पियर का करंट अगर उसको मिलेगा तो वो सही तरीके से वर्क करेगा। अगर 5 एम्पियर से कम करंट मिलेगा तो भी वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, और अगर ज़्यादा वोल्टेज में ज़्यादा करंट मिलेगा तो भी वो ज़्यादा जब करंट मिलेगा तो यहाँ ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम होगी, और ओवरलोडिंग होगा तो तार जो होगा मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट करके जो है स्पार्क कर जाएगा, उसमें जो है फायर की प्रॉब्लम आ सकती है, आग लग सकता है। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले हम ये देखे हैं कि करंट इसको कितना चाहिए, ओवन को कितना करंट चाहिए। करंट दी जा रही है 5 एम्पियर की, करंट दी जा रही है 5 एम्पियर की, लेकिन उस ओवन को कितना करंट चाहिए पहले ये देखा जाए। तो इसके लिए आपको मालूम है फार्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। वोल्टेज और I का जो प्रोडक्ट होता है वो पावर के इक्वल होता है। अगर यहां से हम I की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा P बाई V। वैल्यू निकालिए तो P की जो वैल्यू दी गई है ये दी गई है 2000, V की वैल्यू जो दी गई है ये 220 दी गई है। 0 से 0 हम कट कर सकते हैं, और अगर यहां पर 2 से कट करें तो ये 100 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अगर इसको हम डिवाइड करें तो नियरली ये 9 एम्पियर हो जाएगा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, नियरली ये 9 एम्पियर हो जाएगा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें तो इस ओवन को वर्क करने के लिए 9 एम्पियर का करंट चाहिए, और करंट आप दे कितना रहे हैं, 5 एम्पियर का करंट दे रहे हैं। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, इसको चाहिए ज्यादा करंट, दे रहे हैं आप कम करंट। तो जानते हैं क्या होता है, ये अब चारों तरफ से वोल्टेज को अपने तरफ खींचने लगता है। जब चारों तरफ से वोल्टेज खींचने लगेगा तो इस पर ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम होगी, और ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम होगी तो इसके ऊपर जो कवर लगाया गया होगा वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद इससे जो है इसमें आग लग सकती है, फायर हो सकता है। तो इस प्रकार जो है ये ठीक नहीं होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट एक्सप्लेन, इससे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं।
तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि अगर इस तरह का कनेक्शन किया जाएगा तो ये जो ओवन है वो ओवन जल जाएगा या पूरा के पूरा जो हमारी वायरिंग है पूरी वायरिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए कभी कभार देखते हैं लोग घरों में जो कनेक्शन फैन के लिए होता है उसी में हीटर लगा करके लोग जो है हीटर का वर्क करने लगते हैं, पूरी वायरिंग आपकी जल जाएगी। फिर आप प्रेस भी यूज करने लगते हैं उसी में लगा करके, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेस के लिए अलग वोल्टेज की जरूरत पड़ती है और फैन के लिए अलग वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, फिर बल्ब के लिए अलग वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो प्रेस हुआ, हीटर हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, इनको बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो इनके लिए अलग से वायर का कनेक्शन किया जाता है। तो इसलिए इस तरह का कनेक्शन करना ये ठीक नहीं होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी ओवरलोडिंग जो इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाए तो इससे बचने के लिए आप कौन कौन सा उपाय कर सकते हैं। तो पहला उपाय तो होता है फ्यूज लगाना चाहिए कि कभी ओवरलोडिंग होगा तो जो फ्यूज जो होगा वो जल जाएगा और हमारा होम अप्लायंस जो होगा वो जलने से बच जाएगा। और दूसरा प्रिकॉशन ये होता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि अर्थिंग का भी यूज किया जाता है। जो अर्थ वायर होता है वो हाई वोल्टेज को अपने पास खींच लेता है और जिससे सर्किट जो होता है वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है। तो इस प्रकार ये जितने इंटेक्स क्वेश्चन थे ये सभी इंटेक्स क्वेश्चन आपको बताए गए। आप सबको समझ में आ गया है? सब क्लियर है ना अच्छी तरह से? चलिए, हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।